अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम टू माय चैनल। बेटा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, क्लास 9 का। अच्छा, इसके अंदर आपको उर्दू पूरी ट्रांसलेशन मिल जाएगी, जिस तरह मेरी प्लानिंग होती है पढ़ाने की, कि पूरी एक तरीके से स्टोरी ट्रांसलेट करके दे दी जाए चैप्टर की, और वो सिंपली आपने 2 से 3 दफ़ा रीड कर लेना है, ताकि आपको थीम समझ में आ जाए कि इसके अंदर क्या कहा जा रहा है। ठीक है, आफ्टर दैट इसी के सवाल जवाब इसी के नीचे आपको मिल जाएंगे, जो कि तकरीबन 7 सवाल इसके बनते हैं, और हर सवाल 2 से ढाई लाइन से ऊपर का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें 2 नंबर का एक सवाल कवर करना है, तो उसके लिए पूरा शॉर्ट नोट लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप 6-7 लाइनों का सवाल जवाब याद करके बैठ जाएँ। बस 2 से ढाई लाइन इनफ है। ठीक है। अच्छा, तो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की इसके अंदर चैप्टर के अंदर ज़िंदगी के बारे में है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई कौन थे, उनका ताल्लुक कहाँ से था, और वो उनकी ज़िंदगी के अंदर उन्होंने क्या-क्या खिदमत अंजाम दी, अल्लाह से उनको मोहब्बत थी तो उन्होंने क्या कुछ किया। ठीक है। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, जिनको उनके अकीदतमंद प्यार से लाल लतीफ़ कहते हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई को लाल लतीफ़ भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक सिंधी सूफ़ी हैं, दरवेश भी, शायर भी हैं, और सिंधी ज़बान के सबसे अज़ीम मुस्लिम शायर समझा जाता है। ठीक है, भटाई की ज़िंदगी के मुतालिक मालूमात ज़्यादातर ज़बानी रिवायतें यानी कि ज़बानी कलामी लोगों से जमा की गई हैं, और ये काम किसने किया? ये एक मशहूर पाकिस्तानी स्कॉलर, ठीक है, माहिर तालीम और ड्रामों और कहानियों के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा कलील बेग ने शाह भटाई की इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में मालूमात उस वक़्त ज़िंदा कुछ उम्र रसीदा अफ़राद से जमा की। उन लोगों की ये मालूमात अपने वालिद या दादा से सुनी थी, जिनमें से कुछ ने बज़ाते खुद शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई को देखा था और उनसे बात भी की थी। देखो, सिंपल ये बात है कि किसी जगह जहाँ पे शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहा करते थे, मिर्ज़ा ग़ालिब बेग ने वहाँ जाके उन लोगों से इनके बारे में मालूमात इकट्ठा करी, और उन लोगों के पास ये मालूमात कहाँ से आई? उन्होंने अपने दादा परदादा या अपने बाप से सुनी थी, जिन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई को बाकायदा खुद देखा था और उनसे बात भी करी थी। ठीक है। अच्छा, बाहैसियत एक सूफ़ी शायर का उर्स हर साल उनके मज़ार पर 14 सफ़र मुस्लिम कैलेंडर का दूसरा महीने में मुनक्किद किया जाता है। हज़ारों लोग जमा होते हैं और तंबूरों पर गाए जाने वाले दुर्वेश के गीत सुनते हैं। कई आलिम फ़ाज़िल लोग मक़ालात पढ़ते हैं, जो लतीफ़ की ज़िंदगी और शायरी के बारे में बताते हैं। लाल लतीफ़ के बारे में मुख्तलिफ़ स्कॉलरों ने कुछ अहम मालूमात पर रोशनी डाली है, वो नीचे दिए जा रहे हैं। देखो, बाहैसियत सूफ़ी शायर का उर्स जो है, वो उनके मज़ार पर 14 सफ़र मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से दूसरा महीना होता है, हर साल मनाते हैं। ठीक है। तंबोरो बेसिकली उनका एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था, जो वो बजाया करते थे, तो लोग उन्हीं के उसी तंबूरों के ऊपर उनके गीत सुनते हैं। गीत बेसिकली उनकी हम्दो सना होती है, जो वो अल्लाह की मोहब्बत में सुनाया करते थे और पढ़ा करते थे। ठीक है। तो पस मंज़र सेकंड हेडिंग है, पस मंज़र और ख़ानदान, यानी कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का ताल्लुक कहाँ से था? तो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की आबाई जड़ें जो हैं, यानी कि उनके आबा व अजदाद की जो जड़ें हैं, वो कहाँ से? अफ़गानिस्तान में थी। कुछ तारीख़दान कहते हैं कि शाह लतीफ़ के वालिद सैयद हबीब शाह एक मकामी सूफ़ी शख़्स बिलावल से रूहानी फ़ैज़ हासिल करने के लिए अफ़गानिस्तान में अपने आबाई वतन मिथ्यारों से बहनीनपुर, सिंध हिजरत की थी। कुछ कहते हैं, ये मैं यहाँ पे थोड़ा-सा सही कर दूँ, ठीक है? कुछ कहते हैं कि आपके आबा व अजदाद आपके आबा-ओ-अजदाद ने हिरात से सिंध हिजरत की थी। अच्छा, इसके अंदर जो है वो डिफ़रेंस है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर मिथ्यारों से हिजरत की थी, कुछ कहते हैं कि नहीं जी, उनके आबा-ओ-अजदाद ने हिरात से सिंध हिजरत की थी। सिंध इस वक़्त मुस्लिम सक़ावत का मरकज़ था, और शाह लतीफ़ के आबा-ओ-अजदाद को इतना पसंद आया कि इन्होंने अपने वतन बनाने का फ़ैसला कर लिया। ठीक है? भटाई का नाम भटाई कैसे पड़ा? दूसरी हेडिंग इसकी 1742 1742 ईस्वी में अपना घर छोड़ दिया और अपने गाँव से कुछ दूर एक टीले पर रहने लगे। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने जो है वो अपना घर छोड़ दिया और एक टीले पर रहने लगे। सिंधी में रेत के टीले को भिट कहा जाता है। इस हकीकत के पेश नज़र कि इन्होंने अपनी बाकी उम्र इसी टीले पर गुजारी, शाह लतीफ़ भिट का दुर्वेश के नाम से पहचाने जाने लगे। इस दिन तक वो पूरे मुल्क के अंदर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई या शाह लतीफ़ टीले वाले के नाम से मशहूर है। यानी कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई को टीले वाले के बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। उनकी इब्तदाई ज़िंदगी और उनकी तालीम क्या है? तो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के अंदर 1689 14 सफ़र 1102 हिजरी में एक छोटे से गांव हाला हवेली में पैदा हुए।
जो कि भिट शाह के मौजूदा शहर से मशरिक में कुछ मील दूर है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की परवरिश सिंधी सखावत के सुनहरी दौर में हुई। इनके पहले उस्ताद अखवंत नूर मोहम्मद भट्टी थे, लेकिन ज़्यादातर इन्होंने खुद अपने आप को तालीम से आरास्ता किया। हालांकि इन्होंने बाकायदा तौर पर बहुत कम तालीम हासिल की, लेकिन रिसाला ये सबूत देता है कि वो अरबी और फ़ारसी अच्छी तरह जानते थे। शाह के रिसाले में कई हवाले हैं जो ये ज़ाहिर करते हैं कि इनको कुरान मजीद और हदीस का गहरा इल्म था। इनके शायराना ज़ख़ीरे में मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मसनवी और शाह करीम की नज़में शामिल थीं। इनकी जवानी कैसे गुजरी? तो नौजवान शाह लतीफ़ एक हसास ज़हन रखते थे। अभी वो बच्चे ही थे कि इन्होंने शायरी लिखना शुरू कर दी थी। कुदरती मनाजिर की खूबसूरती से लगाव ने इनके दिल को खुदा की मोहब्बत से भर दिया था। 1713 ईस्वी में इस सूफी शायर की शादी बीबी सैयदा बेगम से हुई। बच्चों की पैदाइश से पहले ही इनकी बीवी कम उम्र में इंतकाल कर गई। शाह लतीफ़ ने दोबारा शादी नहीं की। इनका दिल अल्लाह की मोहब्बत में और मज़हब में ज़्यादा से ज़्यादा लगता था, इनकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा माइल हुआ और ख़ुद को बेचैन महसूस करते थे। इन्होंने महसूस किया कि एक आम सी घरेलू ज़िंदगी गुजारना इनके लिए बहुत मुश्किल था। अब उनकी रूहानी तरक्की कैसे हुई? खुदा के लिए लतीफ़ की मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा होती गई। इस हद तक गई कि इनको सिर्फ तौसूफ़ में ही राहत मिलती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि आप अपना ज़्यादातर वक्त इबादत और गहरे तफक्कुर में गुजारते थे। इबादत और तौसूफ़ से आपकी रूहानी क़ुव्वत इतनी बढ़ती कि लोग आपकी तरफ माइल होने लगे। आपके पास जो भी आता, आपके शफ़ीक़ रवैये से बहुत मुतासिर होता और आपके पैरोकारों की तादाद में दिन ब दिन इज़ाफ़ा होता चला गया। वो टीले जिस पर शाह लतीफ़ रहने आए थे, इसके करीब एक कुदरती झील थी। इनकी शायराना फ़ितरत पुरसुकून माहौल को पसंद करती थी। वो अपना ज़्यादातर वक्त झील के किनारे बैठकर गुजार देते थे। जब वो वहाँ बैठे होते थे तो खुदा की इबादत करते और कभी-कभी इसकी सना में अशार भी लिखा करते थे। वफ़ात और उर्स। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का इंतकाल 1752 ईस्वी में इसी टीले पर हुआ जहाँ वो रहते थे। इनको इसी टीले में ही दफन किया गया। ये कहा जाता है कि एक दिन इन्होंने मौसीकारों को मौसीकी बजाने का हुक्म दिया। वो 3 दिन तक मुसलसल मौसीकी बजाते रहे। जब इन्होंने बंद किया तो इन्होंने देखा कि शायर मुर्दा है, यानी कि शायर का इंतकाल हो चुका है। सिंध के मशहूर बादशाह गुलाम शाह कलहोड़ो आपका इतना अकीदतमंद था कि इसने आपकी कब्र पर एक आलीशान मकबरा तामीर किया। मज़ार का खूबसूरत सफ़ेद गुंबद लतीफ़ की पाकीज़गी और वक़ार को ज़ाहिर करता है। इनकी अकीदतमंदों ने आपकी शायरी को जमा किया, यानी कि जो आपके अकीदतमंद थे, उन्होंने आपकी शायरी को जमा किया और इस मजमूए को शाह अब्दुल लतीफ़ का रिसाला कहा जाता है। हर साल आपके अकीदतमंद आपका उर्स मनाते हैं, जो 14 सफ़र को शुरू होता है और 3 दिन तक जारी रहता है। लतीफ़ की शायरी। शाह लतीफ़ एक हसास, नरम और रहमदिल इंसान थे। वो सही मायनों में एक सूफ़ी थे। लतीफ़ के लग़वी मायने हैं बारीक, नाजुक, नरम, पुरवकार और हल्का। ये मायने सही मायनों में इनकी शायरी और शख्सियत में झलकते हैं। इसके अलावा वो अवाम के शायर थे, इसलिए इन्होंने एक आम इंसान की ज़ुबान में लिखा। वो अपनी नज़मों में ज़्यादातर सिंध और उसके पड़ोसी इलाकों के बारे में लिखते थे। इसके अलावा वो दूर दराज शहरों जैसे इस्तांबुल, समरकंद का भी जिक्र करते हैं और वो सिंधी मल्लाहों यानी समंदी, इनके जहाज़रानी की तकनीक और मालाबार के साहिल, श्रीलंका और जावा के जज़ाइर तक इनके सफ़र की बात भी करते हैं। यहाँ इनके लिए एक ऐसे ही शेर का तर्जुमा दिया जा रहा है, यानी शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने जो शेर लिखे हैं उसमें से एक का यहाँ पे तर्जुमा दिया गया है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने इस शेर के अंदर बेसिकली बारिश के बारे में लिखा है। बादल वापस आते हैं और एक फिर बारिश होती है और फिर बारिश होती है। हर तरफ के साथ कुछ इस्तांबुल जाते हैं और दूसरे मगरिब का रुख करते हैं। कुछ चीन में ज़ोर शोर से चमकते हैं और कुछ समरकंद का ख्याल करते हैं। कुछ रूम, काबुल और कंधार का रुख करते हैं।
कुछ दिल्ली दक्खन में बैठे हैं, गरज खत्म होती है। मेरे प्यारे अल्लाह, सिंध की सरजमीन को हमेशा कसरत से अता करना। मेरे प्यारे अल्लाह, पूरी कायनात को खुशहाल बना दे। इनकी जमा-शुदा नज़म शाह के रिसाले में मुरत्तब की गई हैं, जिसका तर्जुमा अंग्रेज़ी, उर्दू और दगीर ज़बानों में हो चुका है। इनकी रूहानी और दुर्वेशाना शायरी मोहब्बत का पैगाम लिए हुए है, जो इसे आलमगीर और पूरी इंसानी नस्ल के लिए काबिल कबूल बनाती है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई को इनकी अज़ीम शायरी के बाइस प्यार और एहतराम से याद किया जाता है, बल्कि हमेशा याद किया जाएगा। तो यहाँ पे इस चैप्टर की पूरी ट्रांसलेशन हो चुकी है। इनकी डिफरेंस स्टेजेस के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू नो अबाउट द पोएट्री ऑफ द शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई? आप शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की नज़मों के बारे में क्या जानते हैं? या फिर ये सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कलेक्शन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई पोएम्स? कि आप शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की नज़मों के मजमूए के बारे में क्या जानते हैं? दोनों सवाल सेम है, बस पूछने का तरीका डिफरेंट है। तुमने दोनों सवालों में जवाब एक ही लिखना है कि लतीफ़ डिवोटेड्स कलेक्टेड हिज पोएट्री। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के जो मुरीद थे, उन्होंने आपकी पोएट्री जमा करी। दिस कलेक्शन इज कॉल्ड शाजो रिसालो। इस मजमूए को जो है वो शाजो रिसालो का नाम दिया गया है। हिज पोएट्री एक्सप्रेस द लव, ब्रदरहुड, इक्विटी ऑफ मैन एंड द प्लेसिंग गॉड। उनकी जो शायरी है वो मोहब्बत का, भाईचारे का, मसवात का और अल्लाह की खुशनुदी का पैगाम देती है। दिस कलेक्शन ऑफ शाह लतीफ़ पोएट्री इज सो वैल्यूड दैट इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की जो पोइट्री की मजमूआ है, शायरी का जो मजमूआ है, वो इतना ज़्यादा वैल्यूएबल है कि उसको बहुत सी ज़बानों के अंदर ट्रांसलेट किया जा रहा है, उसका तर्जुमा किया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वाज इंफॉर्मेशन अबाउट द शाह लतीफ़ अर्ली लाइफ कलेक्टेड? व्हाई वाज इट कलेक्टेड इन दिस मैनर? शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की जो इब्तिदाई ज़िंदगी की मालूमात है वो कैसे हासिल की गई थी और इसको इस तरीके से क्यों हासिल किया गया? मतलब उनको ज़बानी कलामी हासिल किया गया है, कोई एविडेंस के साथ नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ भटाई हैज़ मोस्टली बीन कलेक्टेड फ्रॉम द ओरल ट्रेडिशनल। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की ज़िंदगी की जो मालूमात है, उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी की जो मालूमात है, उसको ज़बानी रिवायात से हासिल किया गया है। मिर्ज़ा खलीज बेग इज़ सेड टू हैव कलेक्टेड डिटेल्स अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ शाह भटाई फ्रॉम द सम ओल्ड पीपल लिविंग एट दैट टाइम। मिर्ज़ा खलीज बेग का कहना है कि हमने शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में जितनी भी मालूमात हासिल की है, वो वहाँ के कुछ पुराने रहने वालों से हासिल की है, जो उस वक़्त वहाँ पे मौजूद थे, जो उस वक़्त से वहाँ पे रहते चले आ रहे हैं। ठीक है। Why is शाह लतीफ़ कॉल्ड द सेंट ऑफ भिट? शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई को टीले वाले बाबा या टीले वाले भिट के नाम से क्यों जाना जाता है? ठीक है। अमाउंट ऑफ सेंट इज कॉल्ड बिट इन सिंधी लैंग्वेज। जो रेत का टीला होता है उसको सिंधी जबान के अंदर भिट कहा जाता है। शाह लतीफ़ आफ्टर डेथ हिज फादर एंड वाइफ स्पेंड द होल लाइफ ऑन द माउंट विच वॉज नियर हिज विलेज। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई अपने फादर यानी अपने वालिद के और अपनी वाइफ यानी बीवी के इंतकाल के बाद अपनी पूरी लाइफ जो है वो उसी टीले के ऊपर गुजारी जो कि उनके गांव के करीब था। Thus is called सेंट ऑफ भिट। यही वजह है कि उनको टीले वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड पीपल बिकम शाह लतीफ़ फॉलोअर्स? लोग जो है वो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के फॉलोवर क्यों बनते थे? तो anyone who came to Shah Latif was strongly impressed by his spiritual power and the gently, so much so the people began attract toward him and his followers increased day by day. जो कोई भी शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के पास आता वो आपकी शख्सियत और आपकी रूहानियत को देखकर बहुत ज़्यादा मुतासिर होता और लोग जो थे वो आपकी तरफ खींचे चले आते। यही वजह थी कि आपके फॉलोवर्स जो थे वो दिन ब दिन बढ़ने लगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड शाह लतीफ़ नॉट मैरी अगेन आफ्टर हिज वाइफ डेथ? शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की वाइफ के इंतकाल के बाद शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने दोबारा शादी क्यों नहीं करी? आंसर है, शाह लतीफ़ डिड नॉट मैरी अगेन आफ्टर हिज वाइफ डेथ because his heart turned more and more toward the religions and the devotion, and he felt restless. He found it difficult to live a domestic life.
शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने अपनी वाइफ के इंतकाल के बाद जो है वो दोबारा शादी नहीं करी, क्योंकि उनका दिल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की इबादत और अपने मज़हब की तरफ माइल होता था। वो अपने आप को बेचैन महसूस करते थे और उनके लिए घरेलू और आम सी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल था। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ शाह लतीफ़ टू अस? शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई हमें क्या पैगाम देते हैं? लतीफ़ मैसेज इज़ द मैसेज ऑफ लव। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का जो पैगाम है वो मोहब्बत का पैगाम है। ही बिलीव इन द ब्रदरहुड एंड इक्विटी ऑफ मैन एंड द ब्लेसिंग ऑफ गॉड बाय गुड डीड्स। वो भाईचारे, मसावात और अल्लाह की खुशनुदी, नेक अमाल करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने पे यकीन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है, राइट द फ्यू सेंटेंस अबाउट द श्राइन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के मकबरे के ऊपर चंद जुमले लिखें। अ फेमस किंग ऑफ सिंध, Ghulam Shah Kalhodo was so devoted to Shah Abdul Latif Bhattai that he built a grand mausoleum over his grave. सिंध का मशहूर बादशाह गुलाम शाह करोड़ो आपका बहुत ज़्यादा अकीदतमंद था। उसको आपसे बहुत ज़्यादा अकीदत थी। उसने आपके इंतकाल पर आपकी कब्र पे ही एक बहुत बड़ा मकबरा तामीर करवाया। दिस द लवली वाइट डोम ऑफ द श्राइन रिप्रेजेंट द प्योरिटी एंड द डिग्निटी ऑफ लाइट। ये सफ़ेद गुम्बद मज़ार का शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की सादगी और पाकीज़गी की अलामत है और उसी को पेश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा हो गया चैप्टर कंप्लीट। इसके हमने ट्रांसलेशन भी कर ली और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए। कोई भी सवाल हो तो पूछ लेना। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।